पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसकी कहानी की शुरुआत भारत से हुई थी। साल 1936 में इंडिया में ही पैदा हुआ, जिसका नाम था A.Q. खान। पाकिस्तान में बड़ा हुआ वो शख्स और 36 की उम्र में जॉब के लिए पहुंच गया नीदरलैंड्स की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में, और वहीं से उसने न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी चुरा ली। वो वापस पाकिस्तान लौटा और उसी चुराई हुई टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम तैयार किया। बाद में जब अमेरिका को इस बारे में पता चला तो उसने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि उस साइंटिस्ट A.Q. खान को सजा दी जाए, लेकिन सजा के नाम पर उसे सिर्फ हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। आज की स्टोरी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे पाकिस्तान जैसा हमारा गरीब पड़ोसी देश नीदरलैंड्स की चुराई हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दम पर एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया। ये बात अच्छे से समझेंगे कि एक ऐसा देश जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर यह लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंके। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें। कैसे उस देश ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी की और फिर सिर्फ खुद का न्यूक्लियर बम ही नहीं बनाया, बल्कि वही तकनीक नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया तक बेच दी। A.Q. खान की इस कहानी को समझने से पहले एक जरूरी कंफ्यूजन दूर कर लो। कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो। जब भी आप सुनते हो एटम बम, हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम, तो इनका असली मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, न्यूक्लियर बम कोई एक खास बम नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। एटम बम हो या हाइड्रोजन बम, दोनों न्यूक्लियर बम की ही कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी कोई न्यूक्लियर बम की बात करता है तो हो सकता है कि वो एटम बम की बात कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन बम की। असल फर्क इन दोनों में होता है। एटम बम अपेक्षाकृत कम पावरफुल होता है, जबकि हाइड्रोजन बम एटम बम से करीब 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एटम बम और हाइड्रोजन बम की साइंस और उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सीधी सी बात यह है, अगर आपको कोई बोले कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है या न्यूक्लियर कंट्री है, तो उसके पास एटम बम हो सकता है या हाइड्रोजन बम हो सकता है, या दोनों एटम बम और हाइड्रोजन बम हो सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के पास आखिर कौन कौन से न्यूक्लियर हथियार हैं, इसका जवाब मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। खैर, A.Q. खान भले ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत करीब 89 साल पहले भारत में ही हुई थी। साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इसी के साथ दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के बाद लोगों को यह विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में जा सकते हैं। उसके कई रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, लेकिन A.Q. खान ने उस वक्त भारत में ही रहने का फैसला किया। साल 2007 में प्रकाशित एक किताब द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में दावा किया गया है कि A.Q. खान ने अपने पिता से एक इस्लामिक स्टेट का विचार और भारत के प्रति नकारात्मक सोच सीखी थी। इस किताब के मुताबिक A.Q. खान के पिता गफूर खान ने साल 1952 में यह फैसला लिया कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए। किताब में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। उनके पिता को लगता था कि यहाँ उसके बेटे का कोई भविष्य नहीं है, और शायद यही बात A.Q. खान के मन में भी बैठ गई थी। बाद में उसने खुद बताया कि उसने भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि वो खुद को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह नहीं देखना चाहता था, और इसी वजह से साल 1952 में जब A.Q. खान 16 साल का था, वह भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। इस तरह A.Q. खान आखिरकार पाकिस्तान में बस गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपने नए सफर की शुरुआत की। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और वहीं से साइंस की पढ़ाई पूरी की। 1960 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद A.Q. खान ने कराची में सिटी इंस्पेक्टर के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की। करीब 3 साल तक काम करने के बाद साल 1963 में उसने फैसला लिया कि वह पाकिस्तान से बाहर जाकर एक साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर बनाएगा। अब साल 1972 आ चुका है। A.Q. खान 36 साल का हो चुका था। उसने अपनी PhD पूरी कर ली थी और अब वह अपनी पहली बड़ी नौकरी के लिए तैयार था। पहले मैप में लोकेशंस को अच्छे से समझ लो। यह है A.Q. खान का देश पाकिस्तान और यह है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में एक शहर है ओलमेलो। इसी ओलमेलो में यूरेनको नाम की एक कंपनी की एक ब्रांच मौजूद थी। यूरेनको एक ऐसी कंपनी है जो यूरेनियम को एनरिच करती है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या बम बनाने में किया जाता है। थोड़ा और आसान भाषा में समझो, यूरेनको एक कॉमन प्रोजेक्ट था 3 देशों का, UK, नीदरलैंड्स और जर्मनी।
और यह कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी संस्था थी। A.Q. खान का काम सीधे तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट करना नहीं था, लेकिन उसकी भूमिका फिर भी काफी महत्वपूर्ण थी। उसका मुख्य काम था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। क्योंकि वह जर्मन और डच भाषाएं अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे यूरेनको के बेहद संवेदनशील टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लगभग 2 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन साल 1974 में एक ऐसी घटना हुई जिसने A.Q. खान की सोच को पूरी तरह बदल दिया। यहीं से पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने का उसका नजरिया और भी मजबूत हो गया। बात है 18 मई 1974 की, जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। यह टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इंडिया ने इसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, यानी दुनिया को यह दिखाया गया कि यह टेस्ट सिर्फ एनर्जी रिसर्च के लिए है, बम बनाने के लिए नहीं। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. इस टेस्ट में प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बम का इस्तेमाल हुआ था और यह विस्फोट जमीन के नीचे किया गया था। न्यूक्लियर बम मुख्य रूप से 2 तरीकों से बनाया जा सकता है, पहला यूरेनियम का इस्तेमाल करके और दूसरा प्लूटोनियम का उपयोग करके। प्लूटोनियम बम आकार में छोटा लेकिन ज्यादा खतरनाक होता है। A.Q. खान के मन में पहले से ही भारत के प्रति कड़वाहट थी, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने उस आग को और भड़का दिया। इसके बाद उसने सोचा, अगर भारत न्यूक्लियर बम बना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। यही वो मोमेंट था जहां से उसके मिशन की शुरुआत हुई। उसने ठान लिया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना है। अब जरूरत थी एक ठोस और भरोसेमंद योजना की। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 4 महीने बाद, यानी 17 सितंबर 1974 को A.Q. खान ने अपनी पहली बड़ी चाल चली और फिर उसने एक कदम उठाया, एक खत लिखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को। उस खत में लिखा था, मैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना सकता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने A.Q. खान का यह प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रह चुके थे और इंडिया के खिलाफ उनकी सोच काफी आक्रामक मानी जाती थी। आखिरकार A.Q. खान के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का रास्ता खुल चुका था। अब बस एक ही काम बचा था, नीदरलैंड से वो टेक्नोलॉजी चुरानी थी और उसे पाकिस्तान ले जाना था। एक दिन A.Q. खान नीदरलैंड्स के ओल्मेलो शहर की एक लैब में काम कर रहा था। उसे पता चला कि वहां जर्मनी से 2 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज मशीनें आने वाली हैं। G1 और G2, G का मतलब था जर्मनी। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जो तेजी से घूमकर यूरेनियम के कणों को अलग करती है। हल्के कण ऊपर की ओर चले जाते हैं और भारी कण नीचे रह जाते हैं। इसी प्रक्रिया से एनरिच्ड यूरेनियम तैयार होता है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में समझे तो सेंट्रीफ्यूज कुछ वॉशिंग मशीन जैसा होता है, जहां घूमने की प्रक्रिया से चीजें अलग होती है। A.Q. खान को जर्मन और डच भाषा अच्छी तरह आती थी और उसका काम था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। इसी वजह से उसे G1 और G2 सेंट्रीफ्यूज के डिजाइनों को जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी दी गई। लगभग 16 दिनों तक वह इस काम पर अकेले लगा रहा, न कोई सख्त निगरानी, न कोई खास चेकिंग। इन 16 दिनों में उसने मशीन के डिजाइन, ड्राइंग्स, डायमेंशंस और टेक्निकल डिटेल्स को गुपचुप तरीके से नोट कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने यह भी पता कर लिया कि यूरेनको इन सेंट्रीफ्यूज के लिए सामान कहां से खरीदता है। उसने सप्लायर कंपनियों की एक डिटेल्ड लिस्ट भी कॉपी कर ली, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियों के नाम थे। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर चोरी की कहानी। यही वो लिस्ट थी जो आगे चलकर पाकिस्तान के काम आई। इसी के जरिए सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स अलग अलग कंपनियों से खरीदे गए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, जो सिलेंड्रिकल शेप के सेंट्रीफ्यूज आपको दिखते हैं, वो मशीनें खुद नहीं चुराई गई थी। चुराया गया था उनकी टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट, यानी आसान भाषा में समझो तो डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन्स, ड्राइंग्स और पूरी टेक्निकल डिटेल्स। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो चुराई गई थी वो थी सोर्सेस लिस्ट। सोर्सेस लिस्ट मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कौन सा पार्ट, कौन सा मटेरियल और किस कंपनी से खरीदा जा सकता है, यह चुराया गया था। यानी A.Q. खान के पास अब सिर्फ कैसे बनाना है की जानकारी ही नहीं थी, बल्कि कहां से क्या लाना है की पूरी रोड मैप भी मौजूद थी। और यही कॉम्बिनेशन आगे चलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत बना। ये सब चोरी करने के बाद ऐसा नहीं था कि A.Q. खान सीधे नीदरलैंड्स से पाकिस्तान चला गया। नीदरलैंड्स में रहते हुए ही A.Q. खान ने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने के जरूरी पार्ट्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसके पास अब वो सीक्रेट लिस्ट थी और उसी के दम पर उसने एक एक करके अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन शक से बचने के लिए वह कभी भी सीधे तौर पर डील नहीं करता था। उसने एक मध्यस्थ का इस्तेमाल किया जिसका नाम था S.A. भट्ट। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो बेल्जियम में पाकिस्तान की एम्बेसी में कार्यरत था।
कमाल की बात यह थी कि यह सब कुछ नीदरलैंड्स पुलिस की नजरों के बीच हो रहा था। नीदरलैंड्स पुलिस को कुछ शक भी हुआ था कि AQ खान पाकिस्तानी डिप्लोमेट से मिल रहा है और कुछ कंपनियों के साथ डीलिंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों के चलते निगरानी सूची में डाल दिया गया। नीदरलैंड्स पुलिस का शक भरोसे में तब बदला जब AQ खान एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। असल में अक्टूबर 1975 में स्विट्जरलैंड में एक न्यूक्लियर ट्रेड शो हुआ था, जिसे AQ खान ने भी अटेंड किया था। ट्रेड शो में जाकर उसने बहुत ही अजीब और सस्पिशियस तरह के सवाल पूछे, जैसे कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये सब देखकर नीदरलैंड्स की पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगने लगा कि AQ खान ने जरूर कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आखिरकार नीदरलैंड्स की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी जानकारी दी। नीदरलैंड्स की पुलिस ने बताया कि AQ खान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उसे जाने दो, हम उस पर नजर रखें। अब सवाल उठता है, जब बार बार चेतावनी दी जा रही थी तो अमेरिका ने उसे रोकने से मना क्यों किया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और USSR सोवियत यूनियन के बीच एक अलग तरह की होड़ शुरू हो गई थी, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इसमें कोई सीधी लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों देश दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़ रहे थे। वेपन्स, टेक्नोलॉजी और स्पेस, हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की इस कोल्ड वॉर में USSR का झुकाव भारत की तरफ था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि AQ खान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान को नाराज किया जाए, क्योंकि उसके लिए उस समय पाकिस्तान एक रणनीतिक सहयोगी था। अमेरिका ने सोचा था कि AQ खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा, सिर्फ कुछ पेपर्स ही तो चुरा सकता है, और पेपर्स से भला क्या होगा। लेकिन अमेरिका का यही अंदाजा बाद में उसी पर भारी पड़ गया। AQ खान पाकिस्तान वापस गया और वहां न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। उसने न्यूक्लियर बम बनाने में अहम योगदान दिया और बाद में उसी तकनीक से जुड़ी जानकारी कई अन्य देशों को बेच दी। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस फैसले ने अमेरिका के लिए ही एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती साबित हुई और पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा मिला। खैर, 15 दिसंबर 1975 को AQ खान ने नीदरलैंड्स छोड़ दिया और पाकिस्तान लौट आया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूक्लियर बम दो तरीकों से बनाया जा सकता है, पहला यूरेनियम से और दूसरा प्लूटोनियम से। इन दोनों के काम करने के तरीके पूरी तरह अलग होते हैं। उस समय यानी 1975 में पाकिस्तान पहले से ही न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोकस प्लूटोनियम आधारित बम बनाने पर था। ये प्रोग्राम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख मुनीर अहमद खान के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। AQ खान नीदरलैंड से जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी चुराई थी वो यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर बम की थी, यानी दोनों की दिशा अलग अलग। इसी वजह से AQ खान ने मुनीर अहमद खान के प्लूटोनियम प्रोजेक्ट पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने जोर दिया कि पाकिस्तान को यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर बम पर काम करना चाहिए, क्योंकि वही तकनीक उसके पास मौजूद थी। कहानी में मोड़ तब आया जब मुनीर अहमद खान और अब्दुल कादिर AQ खान के बीच काम करने के तरीकों को लेकर टकराव हो गया। AQ खान ने एक बड़ा दांव खेला। उसने सीधे प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को चिट्ठी लिख दी। उसने आरोप लगाया कि मुनीर और उनकी टीम देश को गुमराह कर रही है और काम की रफ्तार बहुत धीमी है। भुट्टो ने AQ खान पर भरोसा किया और परमाणु प्रोजेक्ट की पूरी कमान AQ खान के हाथ में सौंप दी। इस मिशन को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 706। अब AQ खान के पास पावर भी थी और पैसा भी। उसने विदेशों से चुराई गई जानकारियों का इस्तेमाल किया और 1978 तक पाकिस्तान का पहला सेंट्रीफ्यूज तैयार कर लिया। यहाँ एक जरूरी बात समझ लो, अभी सिर्फ यूरेनियम को एनरिच करने वाली मशीन बनी थी, पूरा न्यूक्लियर बम नहीं। सेंट्रीफ्यूज के नाम भी बदल दिए गए। जर्मनी के G1, G2 मॉडल्स की तर्ज पर पाकिस्तान ने अपने मॉडल्स का नाम रखा P1 और P2। शुरुआत में जब नीदरलैंड्स ने अमेरिका को AQ खान की ब्लूप्रिंट चोरी के बारे में चेतावनी दी तो अमेरिका ने इसे हल्के में लिया था, लेकिन 1979 तक आते आते उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी। इस पर AQ खान ने तंज कसते हुए कहा था, क्या अमेरिका को खुदा से इजाजत मिली है कि वो हजारों बम रखे और हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी शुरू करें तो हम गुनहगार हैं। लेकिन इसी बीच
बीच इतिहास ने एक और बड़ा मोड़ लिया। 1979 के अंत में सोवियत संघ USSR ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब अमेरिका को सोवियत सेना को रोकने के लिए मुजाहिदीन लड़ाकों की जरूरत थी और इसके लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। अचानक अमेरिका ने अपने उसूल बदल दिए, पाबंदियां हटा दी गईं और पाकिस्तान को पैसा और हथियार मिलने लगे। डील साफ थी, पाकिस्तान अमेरिका की जंग में मदद करेगा और अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम में दखल नहीं देगा। इसके बाद पाकिस्तान का प्रोग्राम और तेजी से आगे बढ़ा। 1982 तक पाकिस्तान ने चीन से बम के डिजाइन हासिल कर ली और 1984 तक उनके पास न्यूक्लियर बम तैयार था, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर टेस्ट किया तो अमेरिका की मदद बंद हो जाएगी। 1987 में AQ खान ने एक भारतीय पत्रकार कुलदीप नायर को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम मौजूद है और CIA को इसकी पूरी जानकारी है। भले ही AQ खान ने दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। साल 1984 तक पाकिस्तान के पास परमाणु बम तैयार था, लेकिन अगले 14 सालों तक इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा गया। न कोई धमाका, न कोई टेस्ट किया गया। वजह साफ थी, अगर पाकिस्तान टेस्ट करता तो अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद तुरंत रुक जाती। पाकिस्तान उस वक्त एक ऐसे खिलाड़ी की तरह था जिसके पास तुरुप का इक्का तो था, लेकिन उसे दिखाने की हिम्मत नहीं थी। फिर आया मई 1998 का वो हफ्ता जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अगर आपने जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु देखी है तो आपको याद होगा कैसे भारत ने CIA की आंखों में धूल झोंककर राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। भारत ने परमाणु शक्ति बनने के बाद दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी बात कही, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। आसान भाषा में इसका मतलब था, भारत ने वादा किया कि वह कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। ये हथियार सिर्फ डिफेंस के लिए है। अगर कोई हम पर परमाणु हमला करेगा तभी हम इसका उपयोग करेंगे। यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सोच में बड़ा फर्क दिखाई देता है। जहां भारत ने शांति और रक्षा की नीति अपनाई, वहीं पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानने से साफ इनकार कर दिया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का रुख साफ था, अगर उसे अपनी सुरक्षा खतरे में लगी तो वह पहले भी परमाणु हमला कर सकता है। भारत के टेस्ट के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया। उन्हें लगा अगर अब चुप रहे तो दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी। आखिरकार 28 से 30 मई 1998 के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ों में अपने परमाणु परीक्षण करा और इसी के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बनकर उभरा। इसके बाद AQ खान ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने दुनिया के सामने कहा, हम तो कभी बम बनाना ही नहीं चाहते थे, हमें तो भारत ने मजबूर किया है। यानी उन्होंने पूरा दोष भारत पर डाल दिया। इसी के साथ इस हथियार को कई जगह इस्लामिक बम भी कहा जाने लगा, क्योंकि पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश था जिसके पास अब परमाणु हथियार थे। इन धमाकों के बाद AQ खान पाकिस्तान में रातों रात नेशनल हीरो बन गया। सड़कों पर उसकी तस्वीरें लग गईं, लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे। पाकिस्तान की जनता को लगा कि उनके वैज्ञानिक ने अपने दम पर यह कमाल कर दिखाया है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। आम जनता से यह बात पूरी तरह छिपाई गई कि इस महान उपलब्धि के पीछे यूरोप से चुराई गई तकनीक और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका थी। जिस हीरो को लोग पूज रहे थे उसका असली चेहरा तब सामने आने वाला था जब दुनिया को पता चला कि उसने यही खतरनाक तकनीक चुपके से दूसरे देशों को भी बेच दी थी। परमाणु परीक्षण के बाद AQ खान सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहा, बल्कि वो एक बिजनेसमैन बन गया था। लेकिन उनका बिजनेस बहुत खतरनाक था। उन्होंने परमाणु बम बनाने की जो तकनीक यूरोप से चुराई थी उसे सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखा। AQ खान ने अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में कदम रखा और परमाणु बम बनाने की तकनीक बेच दी। उसने न्यूक्लियर बम बनाने के जो ब्लूप्रिंट्स और मशीनें थी उनको किस देश को भेजा? सबसे पहले लीबिया वहां के तानाशाह गद्दाफी के साथ करोड़ों की डील की और उसको भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ब्लूप्रिंट्स और ड्राइंग बेची गई। सबसे खतरनाक बात, उत्तर कोरिया जो पूरी दुनिया को परमाणु बम की धमकी देता है, उसको भी AQ खान ने ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ब्लूप्रिंट्स और ड्राइंग बेची थी। भले ही दुनिया की खुफिया एजेंसियां AQ खान पर शक कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार 1996 और 1998 में दिया गया। AQ खान का आलम यह था कि पाकिस्तान की गलियों में, ट्रकों के पीछे और दुकानों में उनकी फोटो ऐसे लगी होती थी जैसे किसी फिल्मी सितारे या भगवान की हो। वे पाकिस्तान की शान बन चुके थे। अपनी इसी भारी लोकप्रियता के नशे में AQ खान ने साल 2012 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। इसका मतलब है पाकिस्तान की रक्षा का आंदोलन। AQ खान को
पूरा भरोसा था कि जनता उन्हें उनके परमाणु उपकार के बदले वोट देगी, लेकिन हकीकत का सामना तब हुआ जब 2013 के चुनावों में उनकी पार्टी के 111 उम्मीदवार मैदान में उतरे और एक भी सीट नहीं जीत पाए। जनता ने उन्हें वैज्ञानिक के रूप में तो सराहा, पर नेता के रूप में पूरी तरह नकार दिया। इस हार से टूटकर उन्होंने 1 साल के भीतर ही अपनी पार्टी खत्म कर दी। राजनीति से दूर होने के बाद AQ खान का आखिरी समय काफी अकेले में बीता। साल 2021 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, इसी वायरस की वजह से AQ खान की मौत हो गई। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को परमाणु विनाश के कगार पर खड़े देशों जैसे नॉर्थ कोरिया को हथियार दिए, उसका अंत एक बंद अस्पताल के कमरे में हुआ। अगर फिलहाल की कंडीशन कंपेयर की जाए तो इंडिया के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। पर इंडिया थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से काफी आगे है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो सुनो, पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सारे के सारे ही एटम बॉम्ब है। उनके पास एक भी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी हाइड्रोजन बॉम्ब का क्लेम किया ही नहीं है, ना टेस्ट ना ही अनाउंसमेंट की है। लेकिन इंडिया ने 1998 के पोखरण 2 टेस्ट में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए थे। उनमें से एक डिवाइस को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब बोला गया था। DRDO साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अनिल कोकड़कर ने क्लेम किया था कि हाइड्रोजन बम का टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर संत नाम ने बोला था कि हाइड्रोजन बम पूरी तरह नहीं फटा, यील्ड एक्सपेक्टेड से कम था। फिर भी इंडिया के पास डिजाइन और टेक दोनों है, सो कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन फुल सक्सेस और रिलायबिलिटी पर थोड़ा सा डाउट है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर आपको बराबर दिख रहे हो, पर इंडिया थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से काफी आगे है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो फिलहाल टोटल 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं सारे देशों को मिला के, जिसमें से 90% वॉरहेड्स तो रशिया और अमेरिका के पास ही है। सबसे ज्यादा रशिया के पास है 5,580, उसके बाद अमेरिका के पास 5,225, उसके बाद चाइना के पास 600, फिर फ्रांस के पास 290, फिर यूनाइटेड किंगडम के पास 225, फिर इंडिया के पास 172, फिर पाकिस्तान के पास 170, फिर इजराइल के पास 90 और फिर नॉर्थ कोरिया के पास 50। पूरी दुनिया में रूस और अमेरिका के पास हथियारों का अंबार है, लगभग 11,000 से ज्यादा वॉरहेड्स है। लेकिन दुनिया की नींद इन दोनों देशों ने नहीं, बल्कि उस छोटे से देश ने उड़ा रखी है जिसके पास सिर्फ 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह देश है नॉर्थ कोरिया।